जातिवाद से संबंधित भी रहा है। ये राजनीति के पक्ष में ये थोड़ी बात करते हैं और हम जानते हैं कि ऐतिहासिक कोई व्यक्ति होता है, इतिहासकार होता है, ये तटस्थ होता है। ये न धार्मिक, न सामाजिक, न सांस्कृतिक या किसी पक्ष राजनीति के पक्ष में वो बात नहीं करता। ये अपना इतिहास लेखन में एक तटस्थता का गुण लेकर ये प्रवेश करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये किसी व्यक्ति को ये निम्न जाति में पला, ये चमार था, ये टिप्पणी करते हैं। तो ये निम्न जाति या चमार कहने से ये निम्न जाति का बोध हो जाता है, तो चमार कहने की आवश्यकता क्या है? ये गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। एक उच्च कुल में यानी ब्राह्मण कुल में पैदा, उच्च कुल और ब्राह्मण कुल या ये उच्च कुल कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हम सब भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मण कहना ये उच्च कुल के लिए ही हम जान सकते हैं। तो ये थोड़े कुछ एक चर्चाएं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ये 1929 में जब ये इतिहास लिखते हैं तो आविष्कार हम देखें, ये प्रेस मीडिया या ये तकनीकी क्षेत्र का आविष्कार है, ये नहीं के बराबर है। आज इसलिए पुनर्विचार करना होगा कि आज ये संशोधन के क्षेत्र ये विकसित होते जा रहे हैं और जो अप्राप्य सामग्री हैं ये धीरे धीरे हमारे सामने ये आती जाती हैं। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये स्पष्ट ये भी बताते हैं। ये जब काल विभाजन करते हैं तो काल विभाजन करने से पहले एक बात और भी हमारे सामने रखते हैं कि किसी भी देश का जो साहित्य है, ये साहित्य मनुष्य की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ बदलता जाता है। ये आप देखिए, ये परंपरा कोई बताते हैं, इतिहास नहीं है। ये मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास भविष्य वेता है। इतिहास के माध्यम से हम अपने भविष्य को निश्चित कर सकते हैं। तो ये बताता है कि ये देखिए कि हमारी चित्त वृत्तियों में जिस प्रकार का परिवर्तन होता जाता है, उसी प्रकार साहित्य का इतिहास भी परिवर्तित होता जाता है। आदिकालीन चित्त वृत्तियाँ हमारी कैसी थी, ये सीमित दायरा हमारे सामने था। ये राष्ट्र या नेशन या राष्ट्रीयता है, ये राष्ट्रीयता बिल्कुल सीमित थी। लेकिन आज ये राष्ट्रीयता, ये आज हम ये भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं, विश्वग्राम के परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीयता हम देख सकते हैं। आज इसलिए जरूरी बन जाता है। आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल में जो प्रवृत्तियों के रूप में ये सारी बातें उठाते हैं, ये बिल्कुल ये सीमित प्रदेश और ये राजा महाराजा का मूल लक्ष्य था अपने राज्य का विस्तार। लेकिन ये परिस्थितियाँ बदल गई आज, और आज ये पूरा विश्व ये परिवार बन रहा है। तो उस वैश्विक दृष्टि के संदर्भ में क्या ये नया इतिहास लिखने की पहल होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। और उसी परंपरा में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद ये हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वैसे तो ये पूरा ऐतिहासिक ग्रंथ ये कोई नहीं लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लेकिन विभिन्न प्रकार के हिंदी साहित्य के हर एक रचनाकारों पर एक गहन से अध्ययन किया है। कबीर हो, जायसी हो, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य के किसी भी रचनाकार को उन्होंने अपनी लेखनी का माध्यम नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन अलग अलग कृतियों के माध्यम से हमें देखिए, कबीर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में, तो ये कबीर अपने आप में एक अलग पुस्तक कर लेते हैं। उस पर जायसी हैं, ये पद्मावत हैं, तो ये रचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत रूप में ऐतिहासिक ग्रंथकार के रूप में ये काम किया है। कुछ एक आलोचकों ने बाद में जाकर ये टिप्पणियाँ की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास में सांस्कृतिक विरासत का पक्ष अधिक मुखर हुआ है। जो तथ्य जो उजागर होने चाहिए, ये इतने उजागर नहीं हुए जो सांस्कृतिक पक्ष उजागर हुआ है। तो ये हम जानते हैं कि ये तो सांस्कृतिक धरोहर के ये मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं और सांस्कृतिक पक्षों पर ये अधिक से अधिक टिप्पणी ये करते हैं।
उसी परंपरा में हम ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का हम देख सकते हैं। ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टि का ये प्रयोग किया गया है। देखिए आप, समयानुसार ये दृष्टियों में परिवर्तन है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी ने इतिहास लिखा, किसी ने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा है, किसी ने धार्मिक। किसी इतिहासकार ये धार्मिक पक्ष को अधिक उजागर करता है। ये जैसा कि हम आगे आपको बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो कुछ एक आलोचकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ये धार्मिक इतिहास भी माना जा सकता है, क्योंकि ये धर्म को केंद्र में रख अधिक से अधिक बातें करते हैं। ये साहित्य को या समाज को, ये व्यक्ति और समाज को केंद्र बनाना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति और समाज को केंद्र में न रखकर ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य को अधिक केंद्र में रखते हैं। तो उसी परंपरा में गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास है, ये वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग करते हुए ये हमारे सामने एक सही ऐतिहासिक ग्रंथ, ये एक पहल हम कह सकते हैं। उस परंपरा में थोड़ा विकास भी हम देख सकते हैं कि समयानुसार ऐतिहासिक ग्रंथों में किस प्रकार की जो कमियां थी, ये कमियां धीरे धीरे हम इसे हटाते जाते हैं और ये सही इतिहास लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयासों के तहत ये गणपति चंद्र गुप्त का ये 2 भागों में ये प्रकाशित ये ग्रंथ है। और उसके पश्चात हम ये देख सकते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का। ये बच्चन सिंह ने इतिहास की 2 रचनाएं लिखी। ये दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये 2 रचना, ये आप देखिए, उस परंपरा में भी ये 2 इतिहास जो हैं, एक आधुनिक और एक दूसरा इतिहास, ये मैं मान सकता हूँ कि ये उसके पूर्व इतिहासकारों की जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करते हुए ये 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। ये बहुत सारी कमियां दूर हुई हैं। आप इसे गहराई से पढ़ेंगे तब आपको पता चले कि बच्चन सिंह के आगे की जितनी भी रचनाएं हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के स्वरूप में, ये सारी की सारी रचनाओं में जितनी भी कमियां हैं, ये कमियां ये 2 ऐतिहासिक ग्रंथों में ये हटाएगी है। एक तीसरा और आगे का प्रयास हम कह सकते हैं, ये हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 16 भागों में प्रकाशित किया। ये आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक ग्रंथों की परंपरा में इतिहास लेखन का प्रयास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये सराहनीय प्रयास समयानुसार होता जा रहा है। ये हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है। ये नागरी प्रचारिणी सभा ने बहुत कठिन परिश्रम करके 16 भागों में प्रकाशित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 16 भागों में प्रकाशित करने के पीछे का जो मकसद था कि कोई भी भारतीय हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाकार और रचना ये समाविष्ट नहीं हुई है, तो ये बृहद इतिहास में समाविष्ट कर लिया जाए। ये प्रयास भी हमारे लिए ये सराहनीय प्रयास हम कर सकते हैं। और उसी परंपरा में ये और आगे के जो रचनाकार हैं, ये आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये छात्र उपयोगी इतिहास है। ये प्रयास तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप देखिए कि धीरे धीरे ये इतिहासकार हैं, ये छात्र के निकट पहुँचे और ये छात्र उस इतिहास की चेतना को समझ सके, इतिहास को समझ सके। उस दृष्टि से ये धीरे धीरे ये सरल इतिहास लिखकर, ये सरलीकरण करके ये इतिहास लिखते हैं। उसी परंपरा में ये और आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासणे जी का, ये उसी परंपरा में है। हम बहुत सारी ये ऐतिहासिक ग्रंथों की चर्चा कर सकते हैं, एक एक ऐतिहासिक ग्रंथों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी परंपरा को हमें ध्यान में रखना है। और जब ये नया इतिहास लिखने की जब बात हम
कहने जा रहे हैं, तो उस सारी बातों को हम इस संक्षिप्त रूप में हम समेट सकते हैं। और एक और आगे ऐतिहासिक ग्रंथ हम देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। दो इतिहासकार हैं, डॉक्टर शेखर शर्मा और डॉक्टर इंदु बाला शर्मा। ये भी एक सफल प्रयास हम कह सकते हैं। अंतिम एक और रचना जो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन जो पूर्व के जितने भी इतिहास लिखे गए उन सारे इतिहासों पर एक टिप्पणी करते हुए एक आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, आप देख सकते हैं रामविलास शर्मा ये क्या कहना चाहे, भारतीय साहित्य के इतिहास की ये समस्याएं क्या क्या हैं, इतिहास लेखन की समस्याएं और इतिहास की समस्याएं। ये समस्याएं कहाँ के यहाँ इतिहास लेखन की समस्याओं को भी ये बात केंद्र में रखता है कि क्या हम ये आप देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य के इतिहास की क्या समस्याएं, बहुत विस्तृत और गहराई में ये रामविलास शर्मा ने ये सारी बातें ये कही हैं। ये अंत में हम आपको कहना चाहेंगे, ये ऐतिहासिक लेखन परंपरा है। ये सारी परंपरा को हमने देखा, ये सारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम आज आप देखें कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2-3 प्रश्न हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ हिंदी प्रदेश के साहित्य का इतिहास तो नहीं है, ये विचार करने की बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे अहिंदी प्रदेश हैं, तो अहिंदी प्रदेश आचार्य शुक्ल जब लिख रहे हैं या तासी जब लिखते हैं या ग्रियर्सन जब लिखते हैं, तब ये हिंदी प्रदेश के जो साहित्यकार है और जो साहित्य हैं, क्या उन साहित्यकारों को ही ये अपने साहित्य ग्रंथ में लिया है, तो क्या ये अहिंदी भाषी प्रदेश के जो प्रदेश का जो साहित्य है उस साहित्य आज भी ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं है। विचार करना होगा कि क्या ये साहित्य हम नए इतिहास लेखन में हम ले सकते हैं। ये प्रश्न है पूरा कि जब तक हम उन प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये नए ऐतिहासिक ग्रंथ की हम बात नहीं कर सकते। प्रयास हो रहे हैं, विचार हो रहा है, गोष्ठियाँ हो रही हैं, नए इतिहास लिखने की बात हर एक जगह पर हो रही है। लेकिन एक और भी समस्या है कि क्या ये हिंदी प्रदेश का ही साहित्य होना चाहिए। अहिंदी प्रदेश में हिंदी साहित्यकार हैं। आज हम देख सकते हैं कि अहिंदी उदाहरण के रूप में गुजरात का ये हिंदी साहित्य आप देखिए, गुजरात का हिंदी साहित्य जो है, ये गुजरात का हिंदी साहित्य, ये ब्रज साहित्य, ये गुजरात में कितने ऐसे गुजराती रचनाकार हैं, गुजराती के साथ साथ ब्रज, अवधी और अन्य भाषा के साहित्य को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं लिखते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, अन्य कितने ही ऐसे अहिंदी प्रदेश हैं जो अपने साहित्यकारों को ये ढूंढते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, तो हमें ये प्राप्त नहीं होते। तो ये प्रश्न है, आज तकनीकी क्षेत्र का इतना विकास होने के बावजूद भी ये नई लेखन परंपरा के हम बात करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों की चर्चा करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, तो ये पुनर्विचार के कुछ ये सूत्र दिए जाते हैं आपको। ये सूत्र पर आप और भी गहन चर्चा करें, आप भी सोचिए। ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपको भी सोचने के लिए कभी कभी मजबूर कर देते हैं। आप कभी पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि ये रचनाकार ये साहित्य के इतिहास में उल्लेखित नहीं है। और हम जानते हैं ये तासी का मतलब तो सिर्फ यही था, ये जानकारी प्राप्त करना था। अनुसंधानकर्ता का एक गुण भी होता है कि ये अन्य प्रदेशों में जाकर अन्य प्रदेशों का साहित्य है, उस साहित्य को अपनी रचना में समेट सकता है। ये सिर्फ जानकारी है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। जब स्वयं भारतीय ही व्यक्ति भारत का ही इतिहास लिखें, और एक हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा भारत का इतिहास, ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास एक विदेशी विद्वान ये प्रारंभ करता है, तो ये भी ये पुनर्विचार में ये भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं,
ये जो विदेशियों की कलम से लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये ऐतिहासिक ग्रंथों में ये ऐतिहासिकता की जो कमी है, ये कमी हमें दूर करनी होगी। कालक्रम का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन ये निर्वाह नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर हमें चर्चा करनी होगी। ये जानकारी आप देखिए वर्णानुक्रम पर लिखा गया, लेकिन ये वर्णानुक्रम पर आप देखिए कि कभी कबीर हैं, ये कबीर बाद में आते हैं। ये पुनर्विचार करने की बात है। परंपरा में तो यही होना चाहिए, ये कबीर हैं, ये जायसी हैं, ये सूरदास हैं, ये तुलसीदास हैं, ये उसी परंपरा में आधुनिक काल के रचनाकार होने चाहिए। लेकिन ये तासी आप देखिए कि आधुनिक काल का रचनाकार ये मध्यकाल के रचनाकार के आगे हैं। एक कालक्रम का अभाव होने की वजह से ये ग्रंथ हम ये प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मान सकते। मानो कि हम कह सकते हैं ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, लेकिन ये प्रमाणभूत सामग्री प्रमाणभूत हैं, लेकिन उस दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है कि ये कालक्रम को नहीं देखा गया है। तो ये सारी बातें हम आपके सामने ये बार बार लेकर आएंगे। आप भी ये चर्चा कीजिए, आप भी पढ़िए इसे और भी पढ़िए। ये ऐतिहासिक ग्रंथों पर जो चर्चा हुई है ये पुनर्विचार है, ये विचार यानी कि मंथन आपको करना होगा, ये विचारना होगा। आज ये वैचारिक युग है और उस वैचारिक युग में आप उन चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार ये तासी हमारे इतिहास को बताता है और कहता है, ये कहाँ कहाँ देखिए ये विदेशीपन की बू आ रही है। ये भारतीय रचनाकारों में ये भारतीयता की सुगंध रहती है, लेकिन विदेशी इतिहासकारों में ये विदेशीपन की जो बू है, तो एक ये सर्वव्यापी रूप से हम कह सकते हैं, ये समवेत रूप से हम कह सकते हैं कि ये सारी बातें ये आप भी ये गहन चर्चा या मंथन कीजिए, सोच विचार करके